माय डियर IAS एस्पिरेंट्स, मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित हूँ, रिटायर्ड असिस्टेंट कमिश्नर। ये निशुल्क IAS के लिए कोचिंग प्रोग्राम है। इकोनॉमिक्स का एक लेसन हम दे चुके हैं, ये इकोनॉमिक्स का दूसरा लेसन है। आज हम मांग और पूर्ति के बारे में बताएंगे, डिमांड एंड सप्लाई। मांग जो है किसी निश्चित अवधि में किसी उत्पादन की वो मात्रा है जो किसी निश्चित कीमत पर कंज्यूमर परचेज करना चाहता है और परचेज कर सकता है, और यदि नहीं कर सकता तो उसके लिए आधुनिक सुविधाएं डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि की या लोन, पर्सनल लोन आदि की उसके पास उपलब्ध होती हैं। हालांकि डेबिट कार्ड तो कैश जैसा ही होता है, लेकिन कई बैंक डेबिट कार्ड पर भी आजकल लोन की सुविधा देने लगे हैं। तो ये मांग होती है। मांग को एक ग्राफ के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। कीमत और मात्रा का संबंध उसमें दिखाया जाता है, कितनी कीमत है, कितनी मात्रा है। कीमत ज़्यादा है तो हम कम मात्रा खरीद सकते हैं, कीमत कम है तो हम ज़्यादा मात्रा खरीद सकते हैं। मांग इसी पे डिपेंड करती है। आपूर्ति, पूर्ति, सप्लाई, ये वस्तु की, कमोडिटी, किसी कमोडिटी की, किसी गुड्स की वो मात्रा है जो नियत समय में दिए गए दाम पर उत्पादक या विक्रेता बाजार में बेचने के लिए प्रस्तुत करता है, शोकेसिंग करता है कि भाई हम बेचने के लिए तैयार हैं, ये इसकी कीमत है। आपूर्ति को भी हम ग्राफ के द्वारा दिखा सकते हैं, मात्रा और कीमत का ग्राफ खींच सकते हैं। आपको ज़रूरत नहीं है, ग्राफ खींचने की आवश्यकता फ़िलहाल मैं नहीं समझ रहा। आपूर्ति सामान्यतया भौतिक होती है, फिजिकल होती है। यानी दुकानदार दुकान सजाए बैठा है तो आपूर्ति दिखाई दे रही है कि इसके पास इतनी क्वांटिटी है। आपूर्ति में गोदाम में रखा हुआ माल, दुकान के अंदर रखा हुआ माल भी सम्मिलित है। और आजकल एक नई कंसेप्ट है कि आपूर्ति में वो माल भी शामिल है जो ऑन व्हील्स होता है। बेटा, ये बात मैं बता रहा हूँ जो कि सेल्स टैक्स में असिस्टेंट कमिश्नर रहा है, वो व्यक्ति आपको बता रहा है। ये किताबों में बातें नहीं मिलेंगी, विकिपीडिया पर नहीं मिलेंगी, गूगल पर नहीं मिलेंगी। सीधे एग्ज़ाम में जब आप लिखेंगे तो आपको हाईएस्ट मार्क्स मिलेंगे। ऐसे ही मेरे पेड क्लासेस में सोचो कितना अधिक ज्ञान मिलता होगा, ये भी सोच सकते हैं आप, जहाँ पर एक एक शब्द विशुद्ध स्वर्ण से निर्मित होता है। तो ये ऑन व्हील्स आप सर्च करके देख लीजिए, आपको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन मैं समझा रहा हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये होता है। एक व्यापारी ने ऑर्डर किया है 5 ट्रक गेहूं, ऑर्डर चल चुका है। मान लीजिए पंजाब से वो गेहूं आ रहा है उसके पास, बरेली में वो व्यापारी बैठा है। उसकी दुकान में सामने जो लगा हुआ है वो कुल मिला के 50 किलो गेहूं लगा हुआ है सैंपल का, और करीब करीब उसके पास जो है 20 क्विंटल गेहूं जो है वो अंदर रखा हुआ है, 20 बोरे गेहूं। और 5 ट्रक गेहूं उसका आ रहा है, रास्ते में है, जो कि 5 घंटे के अंदर अंदर पहुंचने वाला है। अब एक कस्टमर आता है जिसे 5 ट्रक गेहूं चाहिए, व्यापारी के पास है नहीं, गोदाम में भी नहीं है, लेकिन व्यापारी सौदा कर लेगा, कहेगा ठीक है आप जाओ मैं भिजवाता हूँ, और थोड़ा टाइम लगा के कुछ बहाना करके 5 घंटे बाद जब माल आ जाएगा तो व्यापारी भेज देगा। ये जो 5 ट्रक गेहूं है ये ऑन व्हील्स है, ये गोडाउन वेयर हाउस ऑन व्हील्स है। ये लॉजिस्टिक्स का करिश्मा है कि पता है कि इतनी देर में पहुंच जाएगा। ये पता होना कि माल आ रहा है, आ जाएगा, आने वाला है, आ ही जाएगा, दुर्घटनाओं को छोड़कर, ये सब लॉजिस्टिक्स कहलाता है।
इसीलिए इसको नया नाम मिला है, ट्रांसपोर्टेशन न कह के लॉजिस्टिक्स कहते हैं, जिसमें सब कुछ पता होता है। तमाम कंपनियां अब गोदाम रखती ही नहीं हैं, बिना गोदाम के माल सप्लाई होता है, ऑन व्हील्स रहता है। असेंबली यूनिट बेंगलोर में है, सॉफ्टवेयर यूनिट जो है वो हैदराबाद में है, हेड ऑफिस दिल्ली में है, वेयर हाउस नोएडा में है, कंपनी चल रही। इसी तरह से HCL लिमिटेड चलती थी। जब मैं यहाँ सेल्स टैक्स में पोस्टेड था तो HCL लिमिटेड इसी तरह से जगह जगह से अपना सामान असेंबल कर करके मंगवाया करती थी। गोदाम की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, गोडाउन, वेयर हाउस, उसकी आवश्यकता ही नहीं थी। तो अर्थशास्त्र की जो ट्रेडिशनल किताबें हैं, जो गूगल है, जो विकिपीडिया है, वो तो आपको इतना ही बताएगा कि आपूर्ति वस्तु की वो मात्रा, मैं पढ़ दे रहा हूँ जो गूगल पे लिखा है, आपूर्ति वस्तु की वो मात्रा है जिसे निश्चित समय में दिए गए दाम पर उत्पादक या विक्रेता बाजार में बेचने को तैयार है। आपूर्ति को सामान्यतः एक तालिका या ग्राफ के रूप में प्रदर्शित करते हैं जिसमें कीमत और आपूर्ति की मात्रा का संबंध दिखाया जाता। बस इतनी लिखा। और मैंने आपको कितना समझाया, लिखा कितना है, इतना। मैंने आपको कितना समझाया, इतना। पेड क्लास में कितना समझाया जाता है, इतना। ये फर्क होता है। एग्जाम में कितना आता है, इतना। और जो मैं पेड क्लास में समझा देता हूं प्लस आपके नोट्स मिला के कितने हो जाते हैं, जो कि कैमरे की सीमा के बहुत बाहर है। क्योंकि मेरे हर बैच में मैं नोट्स जरूर बनवाता हूं, और जब आप नोट्स बनाते हैं तो आप अद्भुत हो जाते हैं। वो मैं बताता हूं क्या आपको बनाना है, नोट्स क्या करना है, ये तो निश्चित है कि बताऊंगा ही। हर समय संपर्क में रहता हूं, आप मुझसे पूछ सकते हैं पेड क्लास में, क्योंकि वैसे कैसे कर सकते हैं। 50,000 सब्सक्राइबर हैं यहाँ, अगर मैं सबको ही सुविधा दे दूं कि हर कोई पूछने लगे तो बेटा कैसे बता सकता हूँ, मेरी क्षमता के बाहर हो जाएगा। थोड़े से बच्चों को पेड क्लास में पढ़ाता हूँ तो उनके साथ में पूरी तरह से जो पूछते हैं वो मैं उन्हें बताता हूँ। ऑडियो में रिप्लाई करता हूँ, ये नहीं किसी के जिम्मे कर दें, एकदम 1 to 1 है बिल्कुल। अर्थशास्त्र में बहुत सी क्रियाएं सम्मिलित की जाती हैं। मैं एक्चुअली जब आप लोगों को पढ़ाता हूं तो बहुत रेफरेंसेस खोल लेता हूं। रिसर्च पेपर्स हैं, एडम स्मिथ का मेरे सामने रिसर्च पेपर, उनकी बुक खुली हुई है, और डेविड रिकार्डो की बुक खुली हुई है। तमाम लैपटॉप मेरे सामने रहते हैं। वो सब चीज़ें रहती हैं जिससे मुझे लगे कि मुझे क्या बताना है आपको, वो मैं अपने मन से आपको धारा प्रवाह समझाता चला जाऊं। रटा रटाया मैं कुछ नहीं बताता। वही टॉपिक अभी पढ़ाऊंगा तो बिल्कुल डिफरेंट वे में पढ़ाऊंगा, घंटे भर बाद पढ़ाऊंगा तो बिल्कुल डिफरेंट वे में पढ़ाऊंगा। तो अर्थशास्त्र में किन किन क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है? अर्थशास्त्र में जीवन की सब क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। जीवन की सभी क्रियाएं सम्मिलित की जाती हैं। अर्थशास्त्र विज्ञान भी है, जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था। विज्ञान भी है, कला भी है, दर्शन भी है, और क्रियाओं का एक जाल भी है, सामाजिक संक्रिया भी है, सोशल इंटरेक्शन भी है। कई जगह देखने में अर्थशास्त्र नहीं होता है, लेकिन होता है गिफ्टिंग। जब हम गिफ्ट देते या लेते हैं वहाँ भी अर्थशास्त्र होता है कि इतने रुपए की गिफ्ट दी थी, अगला तो इतने में ही टरका गया। मैं तो उसकी बर्थडे में 1,000 का गिफ्ट लेके गया था, ये तो 200 का दे के चला गया। है ना, ये भी अर्थशास्त्र है। इसको गिफ्टिंग, साइंस ऑफ गिफ्टिंग कहते हैं। मैरी गोल्ड एक अर्थशास्त्री हुए हैं, उन्होंने साइंस ऑफ गिफ्टिंग पे बहुत कुछ बातें कही हैं, लंबी चौड़ी रिसर्च पेपर्स लिखे हैं, आर्ट ऑफ गिफ्टिंग। अब ये नाम मुझे इस समय याद है, हो सकता है कि आगे मुझे याद ना हो। आ गया, जो आता जाए दिमाग में आता जाए। ऐसे ही तुम्हारा मस्तिष्क होना चाहिए, समय के अनुसार सब कुछ आता चला जाए अपने आप। तो ये सारी क्रियाएं सम्मिलित रहती हैं। अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र में फर्क है। अर्थशास्त्र एक विषय है। अर्थव्यवस्था किसी देश के अर्थशास्त्र को
किस प्रकार से व्याख्यायित किया जा सकता है, किसी देश की इकोनॉमिक्स को हम किस तरह समझा सकते हैं, ये इकोनॉमी है। देश कहाँ से कमाता है, कहाँ व्यय करता है, क्या उत्पादन करता है, क्या उपभोग करता है, क्या कंज्यूम करता है, लोग उसके कितने एम्प्लॉयड हैं, कितने एम्प्लॉयड नहीं हैं, कितना उसका एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ है, कितना हो सकता है, डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या है, जनसंख्या क्या है, जनसंख्या का उत्पादन क्या है, जनसंख्या से संबंधित आंकड़े क्या हैं, ऐसी बहुत सारी बातें जो होती हैं वो सब मिला जुला के इकोनॉमी होती है। मैं सारी बातें नहीं बता रहा, चैप्टर के नाम हो जाएंगे। इकोनॉमी की कोई भी किताब उठा लीजिए और चैप्टर के नाम पढ़ लीजिए, यही को इकोनॉमी कहते हैं, इसी को हम कहते हैं इकोनॉमी। और उद्देश्य क्या है, अर्थव्यवस्था पढ़ने का उद्देश्य क्या है, जिससे कि हम जान सकें कि रुपया आता कहाँ से है और जाता कहाँ है, पैदा कैसे होता है, खर्च कैसे होता है, कराधान कैसे होता है, टैक्स कैसे लिया जाता है, सरकारें अपना काम कैसे चलाती हैं, जन कल्याण कैसे होता है, लोग अपना खर्चा कैसे चलाते हैं, रोज़गार क्या है, रोज़गार क्यों नहीं मिलता या रोज़गार न मिलने के कारण क्या हैं, ये सब पता लगाते हैं। रोज़गार ज़्यादा से ज़्यादा किसको देना चाहिए, सरकार को देना चाहिए या निजी व्यक्तियों को देना चाहिए, वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें हम स्टडी करते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमें देश के बारे में, प्रदेश के बारे में, किसी क्षेत्र विशेष के बारे में एक निश्चित समय अंतराल के संबंध में, उसके संदर्भ में एक आर्थिक ज्ञान मिलता है, आर्थिक संज्ञान मिलता है। ये अर्थव्यवस्था का उद्देश्य है, जानने का, पढ़ने का, अर्थशास्त्र पढ़ने का। ये बहुत बार होता है, जैसे हम लोग जब मैथ्स पढ़ते थे, बीएससी मेरा पीसीएम है, तो मैंने एक बार मैथ्स टीचर से पूछा कि सर ये हम कैलकुलस और सॉलिड ज्योमेट्री और 3D 2D ये सब क्यों पढ़ रहे हैं, मॉडर्न अलजेब्रा, बूलियन अलजेब्रा ये सब क्यों पढ़ रहे हैं। बड़ा कठिन प्रश्न है। उन्होंने कहा पेशेंस डेवलप करने के लिए, जीवन में मैथ्स आपके काम और कुछ आए ना आए, पेशेंस डेवलप करने का काम आता है। ऐसे ही हर विषय, हर सब्जेक्ट के पीछे एक दर्शन होता है कि हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं। तो अर्थव्यवस्था क्यों पढ़ते हैं, उत्पादन जानने के लिए, उपभोग जानने के लिए, एक्सचेंजेस जानने के लिए, विनिमय जानने के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन जानने के लिए, कमोडिटीज़ को जानने के लिए, शेयर बाज़ार को जानने के लिए, रेवेन्यू को जानने के लिए, टैक्सेशन को जानने के लिए, डेमोग्राफी को जानने के लिए, कराधान को जानने, बोल दिया मैंने टैक्सेशन, इन सब को जानने के लिए, इन सब को जानने के लिए ही हम अर्थव्यवस्था पढ़ते हैं। राष्ट्र की एक आर्थिक एक तस्वीर हमारे सामने आ जाए, देश में कितना उत्पादन होता है। उत्पादन कई तरह के होते हैं, वस्तुओं के उत्पादन होते हैं, ऊर्जा का उत्पादन होता है, टेक्नोलॉजी का उत्पादन होता है, सेवाओं का उत्पादन होता है, तमाम सारे उत्पादन, उपभोग, वितरण, इन सब को जानने के लिए हम पढ़ते हैं। अब एक होता है व्यष्टि अर्थशास्त्र, एक समष्टि अर्थशास्त्र, माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो में छोटी छोटी चीज़ें, अर्थव्यवस्था की बारीक बारीक चीज़ें स्टडी की जाती हैं, व्यक्ति, परिवार, फर्म, उद्योग, विशेष वस्तु का मूल्य वगैरह वगैरह, और अंतर्राष्ट्रीय बाजार, विदेशी विनिमय, राजस्व, बैंकिंग, व्यापार चक्र, राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम वगैरह, ये सब हम समष्टि अर्थशास्त्र यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। इनकी भी किताबें देख लीजिए, उसकी लिस्ट पढ़ लीजिए, विषय सूची, आपको समझ में आ जाएगा माइक्रो और मैक्रो क्या होता है। आपको पिछली बार मैंने बताया था कि एडम स्मिथ, कार्ल मार्क्स, डेविड रिकार्डो पढ़ने चाहिए। पढ़े या नहीं पढ़े, इनको आप विकिपीडिया से पढ़ लीजिए, बहुत है, पर्याप्त है। लेकिन कीन्स को भी पढ़ लीजिए, कीन्स का अर्थशास्त्र बड़ा प्रसिद्ध है। कीन्स को पढ़ लीजिए। जॉन मेनार्ड कीन्स, इनको पढ़ लीजिए। भारतीय अर्थशास्त्रियों में दादा भाई नौरोजी, अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, इनके बारे में जानकारी करिए। महात्मा गांधी, बाबा साहब अम्बेडकर,
और अमर्त्य सेन, मनमोहन सिंह, और मेरे ख्याल से यही पर्याप्त हैं अर्थशास्त्री जो हमें पढ़ना चाहिए। कुछ के नाम बदनाम हो गए लेकिन अर्थशास्त्री तो रहे ही हैं, पी चिदम्बरम। और अब आजकल देखा जाए तो फिलहाल कोई प्रसिद्ध अर्थशास्त्री नज़र नहीं आ रहा। जो थे वो मैंने बता दिए, विदाउट एनी प्रेजुडिस टू एनी पॉलिटिकल पार्टी, या किसी पॉलिटिकल पार्टी कोई भक्ति नहीं है ये, लेकिन जो अर्थशास्त्री है वो तो है, कहा जाएगा, है ना। अभी प्रणब मुखर्जी, उनका नाम भी लिया जाता है। तो आज का लेक्चर इतना ही, शेष अगले में बताएंगे। मैं दिन निश्चित नहीं कर रहा कि अर्थशास्त्र किस दिन, पहले मैंने सोचा था फ्राइडे अर्थशास्त्र के लिए रखूंगा, लेकिन दिन निश्चित नहीं कर रहा। जब जो मिलता जाए वो ग्रहण करते जाइए। नंबर पड़ा होगा वीडियो पे, नंबर ज़रूर लिखा होगा, इकोनॉमिक्स नंबर 1, इकोनॉमिक्स नंबर 2, या हिस्ट्री नंबर 1, हिस्ट्री नंबर 2, ज्योग्राफी नंबर 1, ज्योग्राफी नंबर 2, 3, 4, 5, ऐसे इस तरह से रहेगा। आप बिना रजिस्टर कराए भी वीडियो देख सकते हैं, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन तो है नहीं। लेकिन मेरा आपसे एक निवेदन है कि वीडियो देखें तो कमेंट ज़रूर करें, और जो आपको चाहिए वो ज़रूर लिखें कि मैं ये टॉपिक्स चाहता हूँ। यूट्यूब में व्हाट्सएप कृपया ना करें, सिर्फ एक बात के लिए करें, रजिस्टर करा लें तो ज़्यादा अच्छा है। मैं जानता रहूँगा कि मेरे व्यूअर्स क्या हैं। अपने बारे में लिखें, अपना नाम लिखें, एड्रेस लिखें, अपनी क्वालिफ़िकेशन लिखें, एम्प्लॉयड हैं कि अनएम्प्लॉयड हैं ये लिखें, अपनी हॉबीज़ लिखें, पर्सनैलिटी के प्लस माइनस लिखें। मैं पढ़ता हूँ ये सब। आप 9540497415 जो व्हाट्सएप नंबर लिखा है इस पर आप भेज सकते हैं। बस इसके बाद आपको व्हाट्सएप नहीं करना है किसी भी प्रकार से। आपको सब कुछ यूट्यूब कमेंट्स में ही पूछना है। व्हाट्सएप से मैं डिस्टर्ब होता हूँ। वो नंबर केवल एडमिशन का नंबर है। एडमिशन लेना है, फीस पूछनी है तो पूछिए। एक नया बैच लॉन्च किया है मैंने, प्री मेंस फैक्ट फाइल्स। इसमें आप लोगों को 4000 का डिस्काउंट भी है। 15,999 का बैच है, जो कि इस समय 4000 के डिस्काउंट के बाद आपको अवेलेबल है। 4000 का डिस्काउंट इसमें मिलेगा, 11,999। ये बात मैं जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है अगस्त के महीने में, अगस्त 2022 के महीने में। अब ये नहीं कि ये वीडियो आप 4 साल बाद देखें तो कहें कि आपने वीडियो में कहा था कि इतनी फ़ीस है, तब तक तो जाने कितनी होगी, कोई नहीं जानता। हमेशा वीडियो में अगर कभी फ़ीस बताई जाए तो उसका डेट ज़रूर देखिए कि इस डेट में बताई गई है। व्हाट्सएप करके पूछ लीजिए कि सर इस बैच की फ़ीस कितनी है, ठीक है ना। ये तो आज बता रहा हूँ। तो ये उपलब्ध है। इसके अंदर 6 महीने तक आपको 78 वीडियोज़ मिलेंगे, 78 वीडियोज़ मिलेंगे, और फैक्ट्स की बौछार मिलेगी, धुआंधार। इसके अलावा प्लेटिनम बैच है 1,80,000 का आफ्टर डिस्काउंट। आप लोगों को डिस्काउंट है, पहले आप लोगों को नहीं होता था, केवल एग्जिस्टिंग स्टूडेंट को होता था। 1,35,000 का गोल्ड बैच है। जीएस के 2 बैच हैं उसके अंदर। उसके अंदर वाला जो फाउंडेशन बैच है वो 39,000 का है आफ्टर डिस्काउंट। टेस्ट सीरीज बैच 15,000 का, 15,000 का थॉट प्रोसेस बैच, और 15,000 का पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बैच, और एक आनंद डिवाइन बैच भी है, आनंद लाइफ, वो मात्र 11,000 का है। इस तरह के ये बैचेस हैं। क्रिया ध्यान बैच है 5100 रुपये का आफ्टर डिस्काउंट। क्रिया ध्यान, ये क्रिया योग से रिलेटेड ध्यान पद्धति है, ये बैच भी है। तो ठीक है, थैंक यू।